हेलो कॉमर्स ग्रेजुएट्स, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। और आज हम आपके बिजनेस लॉ के यूनिट 1 पार्ट 12 को कवर करने वाले हैं। कल हमने देखा था कि परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ना, जहां पे मैंने लास्ट में आपको समझाया था कि एक्चुअल परफॉर्मेंस और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस क्या होती है ना। आपके सिलेबस में अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस को और अच्छे से समझना है आपने, क्योंकि पहले तो हमें समझ में आ गया था टेम्पटेड परफॉर्मेंस वहां पे कि जब जो प्रॉमिसर है वो ऑफर करता है अपनी परफॉर्मेंस को परफॉर्म करने के लिए, मतलब वो जाता है और अपनी परफॉर्मेंस जो उसने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि वो करेगा और वो करने की पूरी कोशिश करता है, बट सामने वाला पर्सन उसे मना कर देता है या रिफ्यूज कर देता है एक्सेप्ट करने से, तो वो होती थी मेरी अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। आज इसकी कंडीशन वगैरह भी अच्छे से देखेंगे। तो इसको एक नाम से और जानते हैं जिसे कहते हैं वैलिड टेंडर। क्या बोलते हैं? वैलिड टेंडर। और एक टेंडर मतलब एक जो ऑफर है परफॉर्मेंस परफॉर्म करने का प्रॉमिसर के थ्रू, वो वैलिड कब होगा ये भी समझेंगे। अभी मैं आपको उस पर लाऊंगी। एक बार रिवाइज करा दूं कि अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस या टेंडर क्या होता है। तो टेंडर मींस एन ऑफर बाय द प्रॉमिसर टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस। भाई प्रॉमिसर आया, उसने परफॉर्मेंस करने का जो प्रॉमिस उसने तुमसे किया था उसको परफॉर्म करने का तुम्हें ऑफर दिया कि ये लो, जैसे तुमने उससे कहा था कि मुझे गुड्स जो है इस तारीख को इस जगह पे डिलीवर कर देना। वो आया बंदा और तुमको उसने गुड्स डिलीवर करने के लिए उस जगह पे उस समय पे, है ना। तो ये क्या है उसके तरफ से? ये उसके तरफ का टेंडर है। लेकिन अगर तुम उसको मना कर दो, रिफ्यूज कर दो, है ना, तुम कह दो कि नहीं चाहिए, तो इसको क्या बोलेंगे? अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। When the promisor offered to perform the contract at the proper time place, but the promisee refused to accept it. ये गया पैसे लेके कि ये लो तुम्हारे पैसे जो मैंने तुमसे वादा किया था मैं तुम्हें दूंगा, ये जगह समय सब गया, लेकिन इसने क्या किया? इसने कहा नहीं पैसे नहीं चाहिए। तो इसे क्या बोलते हैं? इसे कहते हैं अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। इफ द टेंडर इज वैलिड, बेटा अगर टेंडर वैलिड होगा, टेंडर मतलब कि ये जो परफॉर्म कर रहा है प्रॉमिसर, जो ये ऑफर दे रहा है परफॉर्मेंस का, वो अगर वैलिड है, मतलब ऐसा नहीं है कि तुमने कहा कि अरे मैंने तो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करी, मैंने तो प्रॉमिस पूरा किया, मैं तो पैसा लेके आया, बट पैसा लेके आना था, ठीक है, लेकिन वैलिड इनवैलिड भी तो बताएंगे। मान लो तुम्हें पैसे लेके आना था, तुम पैसे लेके आ गए लेकिन सही समय पे नहीं आए, है ना, जो समय डिसाइड किया था उस पर नहीं आए, तो क्या टेंडर वैलिड होगा? नहीं। तब तुम नहीं कह सकते कि मैंने तो अपना पूरा बेस्ट दिया परफॉर्म करने का। क्यों? क्योंकि तुमने एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन नहीं किया, है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि जो परफॉर्मेंस ऑफर कर रहा है प्रॉमिसर वो वैलिड भी होनी चाहिए। ये नहीं तुम गलत गुड्स लेके पहुंच जाओ और कहो कि मैं तो आया था परफॉर्म करने, तुमने मना कर दिया। वो तो मना करेगा, गुड्स गलत है तो, है ना, तो फिर वो टेंडर वैलिड नहीं होगा। तो अगर टेंडर वैलिड होता है तभी प्रॉमिसर अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज किया जाता है, मतलब पूरी तरीके से मुक्ति पा देता है कि चलो ठीक है, अभी तुम्हारा काम पूरा हो गया, तुमने अपनी परफॉर्मेंस कर दी, अब तुम पे कोई लोड नहीं है, अब तुम पे कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा कि कोई कल को कह दे कि तुमने किया नहीं, तुमने किया, सामने वाले मना कर, जिसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, ठीक। अच्छा मैम ये बताओ कि टेंडर वैलिड कब होगा? आपने बोला कि टेंडर वैलिड होगा तभी परफॉर्मेंस एक्सेप्ट होगी, है ना, मतलब तभी हम मानेंगे कि प्रॉमिसर ने कोशिश करी है, वो एक्सेप्ट करेंगे हम। तो टेंडर वैलिड कब होगा, इनवैलिड कब नहीं होगा? देखो वैलिड टेंडर के लिए कुछ कंडीशन है। सबसे पहले क्या? इट मस्ट बी अनकंडीशनल, कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए उसमें। मतलब द ऑफर टू परफॉर्म मस्ट नॉट कंटेन एनी कंडीशन, कि कल को तुम गुड्स लेके पहुंचे, सही समय पे पहुंचे, सही प्लेस पे पहुंचे, लेकिन तुमने वहां पे कंडीशन डाल दी कि मैं गुड्स अब तुमको ये तभी दूंगा जब तुम मुझे इसका बिल दो। तो कहेगा अरे भाई ऐसा तो कुछ तय नहीं हुआ था, ये क्या कह रहे हो? तो तुम कहोगे, इस केस में तुम ये नहीं कह सकते कोर्ट में जाके कि यार मैंने तो परफॉर्मेंस देखिए जज साहब परफॉर्म की थी, मैं तो गया भी था, इन्होंने मना कर दी। तो वो पूछेगा कोई कंडीशन रखी थी क्या? बोले हाँ कंडीशन रखी थी। कॉन्ट्रैक्ट में पहले से थी? नहीं नहीं नहीं, इन्होंने ऑन द स्पॉट कर दी जिस वजह से मैंने नहीं लिया गुड्स, क्योंकि ये सब नहीं मैंने माना था। तो ऑफकोर्स कोर्ट उसका ही साथ देगा। भाई तुम क्यों कंडीशन ला रहे हो? कंडीशन नहीं लानी है। अगर तुमने उसे प्रॉमिस किया कि तुम 10,000 रुपए उसको दोगे, तो 10,000 रुपए दो उस जगह उस समय जाके। अब वहां तुम कंडीशन डाल दो कि 10,000 रुपए तब दूंगा कि जब तुम मेरी कार पोछोगे या तुम मुझे इसकी बिल बना के दे दोगे। ये सब पहले से तय नहीं है, तो फिर आप कंडीशन नहीं डालेंगे। अगर डाल रहे हो तो फिर वो वैलिड टेंडर नहीं है, फिर तुम अपनी परफॉर्मेंस को ऑफर जो कर रहे हो पूरी वैलिड तरीके से नहीं कर रहे हो, तो वो क्या है, वो कंसिडर नहीं करी जाएगी।
कि तुम उससे छुट्टी पा जाओगे, ये कह के कि मैंने तो परफॉर्म किया, उन्होंने मना किया। नेक्स्ट इज इट मस्ट बी मेड एट प्रॉपर टाइम, सही समय पे भी करनी है ना। जो समय तुमने कॉन्ट्रैक्ट पे तय कर लिया अगर, तो उस समय पे ही तुम्हें अपनी परफॉर्मेंस एक प्रोमिसर को जाके ऑफर करनी है। मान लो तुम गलत समय पे गए और तुमने बोला कि उन्होंने मना कर दिया, इसमें मेरी क्या गलती थी, तो तुम गलत समय पे गए हो ना, तो गलती तुम्हारी है, तो यहाँ पे टेंडर वैलिड नहीं है। टेंडर वैलिड नहीं है मतलब तुम्हारी परफॉर्मेंस कंसीडर नहीं की जाएगी कि तुमने करी है ना, तुम फिर बाइंड कर दिए जाओगे लॉ की तरफ से। तो सही समय होना चाहिए, और मान लीजिए मैम सही समय नहीं फिक्स किया गया तो बेटा रीजनेबल टाइम होना चाहिए। रीजनेबल टाइम मतलब मैम मतलब ये कि जैसे जो पेरिशेबल गुड्स होते हैं, मतलब जो जल्दी खराब हो सकते हैं, उनको तुम कहो हम साल भर में डिलीवर करेंगे और समय तो तय नहीं था, तो बेवकूफ़ हो क्या? पेरिशेबल गुड्स को साल भर बाद क्या 1-2 दिन में करना होता है ना। या तुम अगर ऑनलाइन, तुमसे किसी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, तुम्हें गुड्स प्लेस करने हैं, ऑनलाइन ऑर्डर है ना, तो तुम्हें पता 3 से 4 दिन लगते हैं, या रीजनेबल टाइम जो मार्केट में इस गुड्स को डिलीवर करने का लगता है उसको देखा जाएगा, तो उसके विद इन नहीं किया तो फिर वो वैलिड टेंडर नहीं होगा। नेक्स्ट इज इट मस्ट बी एट प्रॉपर प्लेस। अगर टेंडर में कोई कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाइड स्पेस है कि वेयर हाउस में ही आके गुड्स तुम्हें देने हैं, तो वहीं जाके दोगे, और अगर नहीं तो रीजनेबल प्लेस जो तुम्हें लगता है कि सूटेबल है, लाइक बिजनेस के लिए अगर उसने ऑर्डर किया तो तुम बिजनेस प्लेस पे जाके दे दो उसको, या घर पे जाके दे दो, है ना, जहाँ पे वो अवेलेबल हो, तो ये रीजनेबल प्लेस पे भी होना चाहिए। मान लो कल को प्रोफेसर कहता है कि मैंने तो परफॉर्मेंस अटेम्प्ट की थी, इन्होंने एक्सेप्ट नहीं करी, तो ये भी देखा जाएगा क्यों नहीं एक्सेप्ट करी, क्या समय या प्लेस सही नहीं थी? बोलेगा हाँ प्लेस सही नहीं थी, गलत जगह पे आएगी तो मैं क्यों लूँगा। तो अब प्रोमिसर ये सोचे कि अरे मैंने तो अपना पार्ट कर दिया, मुझे तो मतलब राहत मिल जाएगी, मैं तो डिस्चार्ज हो गया अपनी लाइबिलिटी से, तो नहीं होगा। यहाँ पे टेंडर वैलिड नहीं है तो नहीं होगा। इट मस्ट बी ऑफ द होल ऑब्लिगेशन, द टेंडर मस्ट बी फॉर कंप्लीट परफॉर्मेंस, और ये भी नहीं कि तुमने पार्ट परफॉर्मेंस कर दी। अगर कॉन्ट्रैक्ट में था कि तुम्हें 10,000 रुपये बी को देने हैं, ए को 10,000 रुपये बी को देने हैं, लखनऊ में हजरतगंज में मॉल के सामने 4 बजे सब तय था, और तुम गए 5,000 लेके, और तुम कहते हो लो 5,000 बाद में दूंगा, तो ये भी वैलिड टेंडर नहीं। इसमें भी तुम ये नहीं कह सकते कि मैंने तो अपनी परफॉर्मेंस ऑफर की थी, उन्होंने मना कर दिया। वो मना करेंगे ही करेंगे, है ना, क्योंकि तुमने अपनी होल ऑब्लिगेशन को मीट नहीं किया है। तो टेंडर जो है वो कंप्लीट परफॉर्मेंस का होना चाहिए। ऑफरिंग पार्ट पेमेंट फुल पेमेंट की जगह इज नॉट वैलिड, है ना, इससे तुम डिस्चार्ज नहीं हो पाओगे। डिस्चार्ज मतलब क्या समझ रहे हो? मतलब प्रोमिसर ये नहीं सोच सकता कि मैंने तो कोशिश करी, उन्होंने नहीं लिया, तो अब लॉ मुझे कुछ नहीं कहेगा। वो कहेगा ठीक है तुमने अपनी परफॉर्मेंस पार्ट परफॉर्म कर दिया, तुम छुट्टी, तुम्हारी लाइबिलिटी डिस्चार्ज हो गई, इन्होंने नहीं, इनकी गलती नहीं। यहाँ पे गलती तुम्हारी थी ना, क्योंकि तुमने सही ऑब्लिगेशन नहीं पूरी करी, तो यहाँ पे कोर्ट तुम्हारा साथ नहीं देगा। ठीक है, तो मतलब टेंडर वैलिड होना चाहिए, वो सही समय पे करो, सही प्लेस पे करो, सही मतलब कोई कंडीशन ना जोड़ो, है ना, बिना कंडीशन के करो, और पूरी ऑब्लिगेशन जो ड्यूटी तुम्हारी पूरी थी उसको पूरा करो, तभी माना जाएगा कि तुमने अपना टेंडर वैलिड है तुम्हारा, मतलब तुमने जो परफॉर्मेंस ऑफर करी वो वैलिड थी। अब सामने वाला एक्सेप्ट नहीं करता तो उसकी गलती, उसमें तुम्हारे ऊपर कुछ नहीं आएगा। क्लियर? इट मस्ट बी मेड बाय प्रॉपर पर्सन। टेंडर जो ऑफर कर रहा है वो प्रॉपर पर्सन होना चाहिए, मतलब जो परफॉर्मेंस ऑफर कर रहा है वो प्रॉपर पर्सन होना चाहिए। या तो प्रोमिसर करे या तो ऑथराइज एजेंट करे उसका, मतलब या तो प्रोमिसर खुद जाके जो उसने कहा है कि मैं करूंगा परफॉर्म वो कर दे, या फिर उसका कोई एजेंट उसने हायर किया होगा, है ना, उसके बिहाफ पे वो जाके परफॉर्म करे। ए को बी को गुड्स देने थे, ए नहीं जा पाया तो उसने अपने एजेंट को भेज दिया। ठीक है, तो परफॉर्मेंस भी एक सही पर्सन के थ्रू होनी चाहिए। नेक्स्ट इज मस्ट बी मेड टू अ प्रॉपर पर्सन। जब प्रॉपर पर्सन के थ्रू होनी चाहिए तो प्रॉपर पर्सन को भी देनी चाहिए, मतलब जिसके साथ तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया है गुड्स उसको जाके डिलीवर करोगे, है ना। वो नहीं होगा तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को दे सकते हो, अगर उसकी डेथ हो गई है तो मान लो उसका कोई लीगल वारिस है ना, जो हायर उसको दे सकते हो। बट किसी फलाने को तुम दे आए जिसको वो जानता भी नहीं हो, तुम कहो अरे मैं तो दे आया, मैंने तो अपना काम कर दिया, मैंने तो परफॉर्म कर दिया, अभी तुम जानो एक्सेप्ट करते हो नहीं, तो नहीं, ये टेंडर वैलिड नहीं होगा फिर। समझे? नेक्स्ट इज रीजनेबल अपॉर्चुनिटी फॉर इंस्पेक्शन। इवन ये भी कहा जाता है कि इंस्पेक्शन की रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। मतलब जब तुम गुड डिलीवर करके आ रहे हो तो ऐसा नहीं है कि तुम ये कह दो प्रोमिसी से कि गुड्स को एक्सेप्ट कर लो, इसको देखो नहीं। क्यों? लॉ क्लियरली उसको ये पोजीशन कह लो या पावर देती है कि गुड्स जब उसको डिलीवर होते हैं तो उसको एक बार गो थ्रू कर सकता है, देख सकता है वो सही है या नहीं, उसके बाद ही वो एक्सेप्ट करे। ठीक है,
ओके आप समझ गए ना क्या क्या वैलिड टेंडर में कंडीशन है। तो ये सारी कि प्रॉपर प्लेस पे, प्रॉपर टाइम पे, रीजनेबल, वो अनकंडीशनल होना चाहिए, सही पर्सन को देना है, सही पर्सन के थ्रू परफॉर्म के लिए ऑफर होना चाहिए, है ना, और रीजनेबल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए इंस्पेक्शन के लिए। ये सारे इसके एलिमेंट्स हैं कि टेंडर वैलिड कब होगा। नेक्स्ट है कि अगर टेंडर वैलिड होता है तो उसका इफेक्ट क्या होता है। अगर टेंडर वैलिड है बेटा, मतलब तुमने अपनी परफॉर्मेंस जो करी है ना, जो प्रॉमिसर ने अपनी परफॉर्मेंस को ऑफर किया वो बिल्कुल वैलिड थी, मतलब सही प्लेस पे भी गया, सही समय पे भी गया, सही पर्सन को भी दी, और मान लो सही पर्सन के थ्रू भी दी, प्रॉमिसर खुद ही गया गुड्स लेके, है ना, और उस समय भी दिया कि भाई तुम गुड्स चेक कर लो फिर ले लो, फिर भी मान लो सामने वाली पार्टी है ना, इन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं लेंगे, एक्सेप्ट करने से मना कर दिया परफॉर्मेंस को, तो क्या होगा। पहला तो कि प्रॉमिसर को लाइबिलिटी से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। प्रॉमिसर ने अपना पार्ट तो पूरा कर दिया ना, अभी उसको तो नहीं बांधेगा लॉ, उसको कहेगा ठीक है तुमने अपना परफॉर्मेंस पार्ट कर दिया, इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, इनकी फॉल्ट, यू आर डिस्चार्ज फ्रॉम योर लाइबिलिटी। अब तुम्हारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है कि तुमको ये फोर्स कर सकते हैं गुड्स के लिए, है ना, या तुम पे केस ठोक सकते हैं कि तुमने गुड्स नहीं दिए, तुमने किया, इन्होंने नहीं लिया, ठीक है, तो तुम अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो। दूसरा, ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस। अब परफॉर्मेंस नहीं हो पाई कॉन्ट्रैक्ट की, कॉन्ट्रैक्ट सामने वाले ने रिफ्यूज कर दिया, तो इसके लिए तुम कहो कि जिम्मेदार प्रॉमिसर होगा, नहीं, प्रॉमिसर की कोई गलती नहीं होगी। ही कैन स्यू द प्रॉमिसी फॉर ब्रीच, इवन ये प्रॉमिसी को क्या कर सकता है, स्यू कर सकता है ब्रीच के लिए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तुमने तोड़ा तो तुम इस पे ये केस कर सकता है प्रॉमिसी पे, है ना, क्योंकि प्रॉमिसर का तो नुकसान हो गया ना, उसने तो तुम्हें परफॉर्मेंस ऑफर करी, तुमने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, मान लो उसने तुम्हारे लिए कोई कस्टमाइज गुड्स बनाए हो तो उसका तो नुकसान हो गया, तो क्या वो बैठा रहेगा, नहीं, वो तुम पे केस करेगा। इन केस ऑफ गुड रिस्क में पास टू प्रोमिसी, और अगर गुड्स के केस में कोई रिस्क है, लाइक ले जाने में, वापस ले जाने में आपको मान लो नुकसान हो सकता है या चोरी हो सकती है, तो उसका सारा रिस्क, अब अगर ऐसा कुछ हो गया तो प्रोमिसर पे नहीं आएगा, वो प्रोमिसी पे आएगा। नेक्स्ट इज इन केस ऑफ मनी, अगर पैसों का लेन देन था तो इंटरेस्ट में स्टॉप फ्रॉम द डेट ऑफ टेंडर। मान लो ए को बी को पैसे देने थे 10,000 रुपए, ब्याज, वो 10,000 रुपए और जितने समय का ब्याज था सब लेके गया, उसने कह दिया हमें नहीं चाहिए पैसे, तो यहां पे तुम सोचो कि अगर वो पैसे लेने से मना कर देता है तो फिर ब्याज तो बढ़ता जाएगा ना, वो बाद में कहेगा मेरे को पैसे दो। इसलिए लॉ ये भी कहता है कि अगर पैसों का केस था तो इंटरेस्ट उसी डेट से स्टॉप हो जाएगी जिस डेट से टेंडर ने मना कर दिया पैसा लेने से। अब ब्याज नहीं बनेगा, तुमने पैसा लेने से क्यों मना किया, इसमें तुम्हारी गलती, तुम सोचो होशियारी दिखाओ कि अभी पैसे नहीं लूंगा बाद में लूंगा, ताकि तुम्हें लगे कि और ब्याज दे ये, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जिस डेट जिसमें तय हुई थी अगर वो पैसा लेके गया है तो तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा, यू कांट रिजेक्ट इट। क्लियर है आपको। तो ये था तुम्हारा कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको गो थ्रू करना बहुत इजी है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ जितने भी ग्रुप्स हैं सब जगह शेयर करो, राइट। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।